हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाएंगे। और आज हम 9वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 8 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर जिन्होंने भी 8 सेट तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। और आज मैं 9वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है और आज मैं 9वें नंबर का करूंगी। तो यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने जनवरी माह में 3 पालियों में होने वाली है, 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 का प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य जैसी प्रजाति जैसे बंदर और वानरों के शरीर और व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है। मनुष्य जैसी प्रजाति जैसे बंदर और वानरों के शरीर और व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक लड़कियों के व्यक्तिगत अधिकारों के आड़े आता है? कौन सा कारक लड़कियों के व्यक्तिगत अधिकारों के आड़े आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सामाजिक मान्यता, परिवार और लिंग अंतर, तीनों कारक जो है यह लड़कियों के अधिकारों के आड़े आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के थ्योरी ऑफ मोरल में स्वीकृत चरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के थ्योरी ऑफ मोरल में स्वीकृत चरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक अनुबंध और सामाजिक अधिकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जन्म के क्षण बच्चे का कौन सा अंग पहले निकलता है? जन्म के क्षण बच्चे का कौन सा अंग पहले निकलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिर सबसे पहले निकलता है। बच्चों के लिए माँ का दूध क्यों जरूरी है? बच्चों के लिए माँ का दूध क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पोषक तत्व के कारण बच्चों के लिए माँ का दूध जरूरी है। आगे देखेंगे, डॉक्टर के अनुसार बच्चों को हर बार कितनी मात्रा में दूध पिलाना चाहिए? डॉक्टर के अनुसार बच्चों को हर बार कितनी मात्रा में दूध पिलाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 60 से 90 ml। 60 से 90 ml हर बार दूध पिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्पंज स्नान क्या है? स्पंज स्नान क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गुनगुने पानी से स्नान करना स्पंज स्नान है। स्पंज स्नान क्या है? गुनगुने पानी से स्नान करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिरज्जु के बचे हुए भाग के सूखने और गिरने के बाद सप्ताह में शिशु को कितनी बार नहलाना शुरू करना चाहिए? नाभिरज्जु के बचे हुए भाग के सूखने और गिरने के बाद सप्ताह में शिशु को कितनी बार नहलाना शुरू करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 से 3 बार नहलाना शुरू करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिशु को स्तन से दूध पिलाने की क्रिया में किस हार्मोन का स्राव शुरू होता है? शिशु को स्तन से दूध पिलाने की क्रिया में किस हार्मोन का स्राव शुरू होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव शुरू होता है। नाल को उसका स्पंदन रुक जाने पर क्या किया जाता है? नाल को उसका स्पंदन रुक जाने पर क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, काट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है,
एमॉक्सिलिन डाइसाइक्लिन, एमॉक्सिलिन डाइसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन किसके कुछ उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के उदाहरण है एमॉक्सिलिन डाइसाइक्लिन एजिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नाभि शिरा में बहने वाले रक्त के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नाभि शिरा में रक्त में बहने वाले कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें देखिए आप लोग, नाभि शिरा में बहने वाले रक्त के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 कथन दिया हुआ है। रक्त मातृ ऑक्सीजन युक्त होता है, यह कथन गलत है। दूसरा है भ्रूण का रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है, यह कथन हमारा सही है। तीसरा है रक्त मातृवत है और इसमें ऑक्सीजन का स्तर कम है, यह भी गलत है। और भ्रूण के खून में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, यह भी गलत है। तो सही क्या है? भ्रूण का रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है। नाभि शिरा में बहने वाले रक्त के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भ्रूण का रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एमनियोटिक द्रव कहाँ होता है? एमनियोटिक द्रव कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एमनियोटिक गुहा में। एमनियोटिक द्रव एमनियोटिक गुहा में होता है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आराम, नींद, शारीरिक व्यायाम और स्वच्छता किसका हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा है। आराम, नींद, शारीरिक व्यायाम और स्वच्छता व्यक्तिगत स्वच्छता का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनोविकृति विज्ञान को परिभाषित करने का एक तरीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मनोविकृति विज्ञान को परिभाषित करने का एक तरीका नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि लब्धि मापना। बुद्धि लब्धि मापना यह मनोविकृति विज्ञान का परिभाषित करने का एक तरीका नहीं है। बाकी यह तीनों है सांख्यिकीय मानदंड से विचलन, संकट और हानि और कुरूप व्यवहार। अगला प्रश्न है कौन सा विकारों मनोविकृति के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करती है? कौन सा विकारों मनोविकृति के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संकर विकार। संकर विकार जो है यह मनोविकृति के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शुक्राणुवाहिनी। शुक्राणुवाहिनी जो है यह महिला प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है। बाकी अंडाशय की एक जोड़ी, गर्भाशय और डिंब वाहिनी जो है यह महिला प्रजनन प्रणाली का घटक है। अगला प्रश्न होगा जीवन कौशल के लिए आवश्यक है। जीवन कौशल के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दैनिक जीवन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करना जीवन कौशल के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव विज्ञान में बुनियादी अध्ययन का विषय क्या है? मानव विज्ञान में बुनियादी अध्ययन का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 एक इंसान है। मानव विज्ञान में बुनियादी अध्ययन का विषय एक इंसान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मानव विज्ञान का वह उपविषय है जो अतीत में मानव व्यवहार की विविधता का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान का वह उपविषय है जो अतीत में मानव व्यवहार की विविधता का अध्ययन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुरातत्व। मानव विज्ञान का वह उपविषय है जो अतीत में मानव व्यवहार की विविधता का अध्ययन करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 पुरातत्व।
अगला प्रश्न है रक्षा तंत्र क्या है। रक्षा तंत्र क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए रक्षा तंत्र क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है, यह विशिष्ट अनुभवों के कारण होने वाले तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए डिजाइन किया गया एक तंत्र। रक्षा तंत्र क्या है, विशिष्ट अनुभवों के कारण होने वाले तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए डिजाइन किया गया एक तंत्र है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईडी क्या है। आईडी क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जन्मजात सहज आवश्यकताओं का विवरण। आईडी क्या है, जन्मजात सहज आवश्यकताओं का विवरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कुत्ते के भय के अधिग्रहण। कुत्ते के भय के अधिग्रहण को सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है कौन से मॉडल के तहत, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार मॉडल। कुत्ते के भय के अधिग्रहण को सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है व्यवहार मॉडल के तहत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संकर विकार का एक उदाहरण है। संकर विकार का एक उदाहरण कौन सा है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित चिंता अवसादग्रस्तता विकार। संकर विकार का एक उदाहरण है मिश्रित चिंता अवसादग्रस्तता विकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोविकृति विज्ञान में पक्षघात व्याख्या निम्नलिखित में से कौन है। मनोविकृति विज्ञान में पक्षघात व्याख्या निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामान्य पैरालिसिस। सामान्य पैरालिसिस जो है यह मनोविकृति विज्ञान में पक्षघात व्याख्या में से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यवहार संशोधन। व्यवहार संशोधन निम्नलिखित में से किस उपचार पद्धति का एक उदाहरण है। व्यवहार संशोधन निम्नलिखित में से किस उपचार पद्धति का एक संशोधन है, मतलब उदाहरण है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति को कुत्सित व्यवहार और भावनाओं को सीखने में सक्षम बनाना। 1 नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दमन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन दमन का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिंता पैदा करने वाली बुरी यादों या वर्तमान विचारों को दमाना। दमन करने का उदाहरण कौन सा है, चिंता पैदा करने वाली बुरी यादों या वर्तमान विचारों को दबाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नर्स की प्राथमिक व पेशेवर जिम्मेदारी के प्राप्त किस होती है। नर्स की प्राथमिक व पेशेवर जिम्मेदारी का प्राप्त क्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नर्सिंग देखभाल के लिए। नर्स की प्राथमिक एवं पेशेवर जिम्मेदारी के प्राप्त नर्सिंग देखभाल के लिए होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने किस वर्ष में पहली बार आचार संहिता अपनाई, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1953 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने पहली बार आचार संहिता अपनाई। आगे देखेंगे व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत बताता है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दृष्टिकोण मूल्य और रुचि। दृष्टिकोण मूल्य और रुचि किसके द्वारा परिलक्षित होते हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भावात्मक ज्ञान क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होते हैं। दृष्टिकोण मूल्य और रुचि जो है यह भावात्मक ज्ञान क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के दौरान होने वाले सामाजिक परिवर्तनों में शामिल है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले सामाजिक परिवर्तनों में शामिल है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वयस्क जैसा व्यवहार शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होती है। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ग्राम स्तर पर। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होती है ग्राम स्तर पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बढ़ते स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसकी भूमिका प्रभावशाली होती जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महिलाओं की भूमिका प्रभावशाली होती जा रही है। बढ़ते क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका प्रभावशाली होती जा रही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखेंगे 4 कथन है, इसमें बताना है कौन सा असत्य है। तो व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, यह सही है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, यह भी सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, यह भी सही है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित रहता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 कथन जो है यह हमारा असत्य है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे, महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। शारीरिक उपचार की, स्वास्थ्य की, संतुलित भोजन की। महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, शारीरिक उपचार, स्वास्थ्य और संतुलित भोजन की। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वृद्धजन के कैलोरी आवश्यकता के बारे में असत्य कथन क्या है? वृद्धजन के कैलोरी आवश्यकता के बारे में असत्य कथन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चारों कथन असत्य है। उन्हें प्रतिदिन 30 कैलोरी की आवश्यकता होती है, यह भी गलत है। उनकी मांसपेशियां कम ऊर्जा जरूरत महसूस करती है, यह भी गलत है। उनका मानसिक विकास कम होता है, यह भी गलत है। तो तीनों इसका ऑप्शन जो है यह असत्य है वृद्धजन के कैलोरी आवश्यकता के बारे में, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, वयोवृद्धजन से संबंधित रोगों का निवारण। वयोवृद्धजन से संबंधित रोगों का निवारण करने के लिए किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम की जरूरत होती है। वयोवृद्धजन से संबंधित रोगों का निवारण करने के लिए कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगला है, पीयूष दुग्ध में प्रचुर मात्रा में कौन से कारक होते हैं? पीयूष दुग्ध में प्रचुर मात्रा में कौन से कारक होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पोषक तथा प्रतिसंक्रामक कारक होते हैं। पीयूष दूध में प्रचुर मात्रा में पोषक तथा प्रतिसंक्रामक होते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों के दोपहर भोजन का मेनू क्या होना चाहिए? पुरुषों के दोपहर भोजन का मेनू क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। पनीर, प्रोटीन युक्त भोजन और चिकन। पुरुषों के दोपहर भोजन का मेनू यह तीनों होना चाहिए, पनीर, प्रोटीन युक्त भोजन और चिकन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाश्ता के बारे में असत्य कथन क्या है? नाश्ता के बारे में असत्य कथन क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नाश्ता के बजाय भोजन महत्वपूर्ण है, यह कथन असत्य है। प्रोटीन चयापचय को बढ़ाता है, यह सही है। इससे ऊर्जा मिलती है, यह भी सही है। नाश्ते में आहार प्रोटीन युक्त करना चाहिए, यह भी सही है। तो गलत कौन सा है? नाश्ता के बजाय भोजन महत्वपूर्ण है, यह कथन हमारा असत्य है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार काज़िमिर्ज फंक ने किया था? निम्नलिखित में से किसका आविष्कार काज़िमिर्ज फंक ने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन का आविष्कार काज़िमिर्ज फंक ने किया था। आगे देखेंगे, विटामिन किस प्रकार के यौगिक हैं? विटामिन किस प्रकार के यौगिक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो है यह कार्बनिक यौगिक है।
अगला प्रश्न है, किसे सहायक आहार कारक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन जो है इसे सहायक आहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सोडियम जो है यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है यह आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रति यूनिट उच्चतम कैलोरी मान है? निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रति यूनिट उच्चतम कैलोरी मान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वसा। अगला है, सेब निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? सेब निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोटासियम। सेब जो है यह पोटासियम का सेब जो है इसमें पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत पोटासियम है। अगला है, राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था। विकास की किशोरावस्था की प्रमुखता अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजन्मे बच्चे का लिंग इसी दौरान आकार लेता है? अजन्मे बच्चे का लिंग किस दौरान आकार लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नर युग्मक द्वारा निषेचन। अजन्मे बच्चे का लिंग जो है नर युग्मक द्वारा निषेचन के समय आकार लेता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में अस्थायी रूप से शुक्राणु रखे जाते हैं। आगे देखेंगे, स्तनपान कब शुरू होता है? स्तनपान कब शुरू होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गर्भावस्था के अंत में स्तनपान शुरू होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन के कितने दिन बाद प्रत्यारोपण होता है? निषेचन के कितने दिन बाद प्रत्यारोपण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 7 दिन बाद। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इंटेस्टाइन। हमारा आंत जो है यह टाइफाइड से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। क्या कथन हमारा सत्य है? और विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, यह असत्य है। विकास अत्यधिक निरंतर है, यह भी असत्य है। और विकास पैर से सिर की तरफ होता है, तो यह भी हमारा असत्य कथन है। तो सही इसमें है ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तियों की विकास दर से विभिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का समीप दुराभिमुख सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, केंद्र से बाह्य के तरफ बढ़ता है। विकास किधर से बढ़ता है? केंद्र से बाह्य के तरफ बढ़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 प्रति ग्राम कैलोरी। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 9 प्रति ग्राम कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। यह इसका सिद्धांत नहीं है बिल्कुल।
और विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, यह इसका सिद्धांत है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, यह भी इसका सिद्धांत है। और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है, यह भी इसका सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, यह कथन हमारा सही है। बाकी विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यह गलत है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, यह भी गलत है। और विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, यह भी गलत है। तो सही है हमारा ऑप्शन नंबर 3, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है, यह कथन हमारा बिल्कुल गलत है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, यह सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह भी सही है। यह पूर्वानुमेय है, यह भी सही है। तो गलत कौन सा है? विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है, सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के प्रतिपादक है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। आलपोर्ट, आइसेंक और कैटल तीनों जो है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहाँ संचित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यकृत में संचित रहता है। हमारे लीवर में, मानव शरीर में जो है विटामिन ए संचित रहता है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था कौन सी है जो बाल्यावस्था से वयस्कता में परिवर्तन को चिन्हित करती है? यह अवस्था कौन सी है जो बाल्यावस्था से वयस्कता में परिवर्तन को चिन्हित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, किस रोग संबंधी स्थिति को प्लेसेंटा इनक्रेटा कहा जाता है? किस रोग संबंधी स्थिति को प्लेसेंटा इनक्रेटा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है उसे देख लीजिए और बाकी 2 ऑप्शन हमारा ऊपर में है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, मायोमेट्रियम में प्लेसेंटर विली का विकास। मायोमेट्रियम में प्लेसेंटर विली का विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तु स्थायित्व प्राप्त करना इसका विकासात्मक कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र में किस हार्मोन की कमी से मासिक धर्म होता है? मासिक धर्म चक्र में किस हार्मोन की कमी से मासिक धर्म होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोजेस्टेरोन की कमी से मासिक धर्म होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह कथन पियाजे ने दिया था। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दिए गए रक्त समूहों में से कौन सा सार्वभौमिक दाता है? दिए गए रक्त समूहों में से कौन सा सार्वभौमिक दाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओ ब्लड ग्रुप जो है यह हमारा सार्वभौमिक दाता है। अगला प्रश्न है, श्वासरोधन चोकिंग मैनेजमेंट तकनीक का तकनीकी नाम क्या है? चोकिंग मैनेजमेंट तकनीक का तकनीकी नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हेमलिच मैनुअर। चोकिंग मैनेजमेंट तकनीक का तकनीकी नाम है हेमलिच मैनुअर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट की तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन हमारा यहाँ पे दिया गया है, इसमें देखिए कि कौन सा कथन सही है। 4 कथन है, चारों को आप लोग अच्छे से देखिए कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो पहला कथन है, जीन पियाजे और लेव वाइस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अकेंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो यह कथन हमारा गलत है। दूसरा है, जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो यही इसका सही कथन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही कथन है। और तीसरा है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुक्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइस्की इसे खोजबीन मानेगा। तो यह भी कथन हमारा गलत है। और चौथा है, जीन पियाजे और लेव वाइस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। यह भी गलत है। तो सही कथन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केस मैनेजमेंट पर आधारित एक परिचारिका देखभाल वितरण मॉडल है? निम्नलिखित में से कौन केस मैनेजमेंट पर आधारित एक परिचारिका देखभाल वितरण मॉडल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक नर्सिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। प्राथमिक नर्सिंग जो है यह केस मैनेजमेंट पर आधारित एक परिचारिका देखभाल वितरण मॉडल है। अगला प्रश्न है, अस्पताल के आकार के आधार पर 200 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल को निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? अस्पताल के आकार के आधार पर 200 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल को निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ग्रेड 4 से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एएनसी प्रोफाइल में गर्भवती महिलाओं का निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए? एक एएनसी प्रोफाइल में गर्भवती महिलाओं की निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। यह तीनों परीक्षण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर आयु के दौरान देखा जाने वाला सबसे सामान्य पोषण संबंधी न्यूनता विकार क्या है? किशोर आयु के दौरान देखा जाने वाला सबसे सामान्य पोषण संबंधी न्यूनता विकार क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आयरन न्यूनता और रक्तता। अगला प्रश्न है, किशोर आयु में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? किशोर आयु में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सड़क यातायात दुर्घटना। RTO जो है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, किशोर आयु में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किशोरों में कृमि हरण डीवार्मिंग के लिए अल्बेंडाजोल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 400 mg OD और HS, मतलब 400 mg एक बार लेंगे, वो भी रात में सोने समय लेंगे। तो अल्बेंडाजोल की मात्रा कितना होना चाहिए? 400 mg का। अगला प्रश्न है, असंरचनीय रोग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होता है।
असंचरणीय रोग क्या है? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें एक व्यक्ति को लगता है कि उसने कुछ मूल्यवान खो दिया है और उसे वह नहीं मिल रहा है जिसका वह हकदार है, तो क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 वंचन कहलाती है। वंचन कहलाती है। वंचन वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति को लगता है कि उसने कुछ मूल्यवान खो दिया है और उसे वह नहीं मिल रहा है जिसका वह हकदार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वंचन। अगला प्रश्न है, स्तनपान कराते समय आपको प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी खानी चाहिए? स्तनपान कराते समय आपको प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी खानी चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 500 कैलोरी अतिरिक्त खानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी महिला की गर्भावस्था पहली तिमाही 12 सप्ताह के भीतर है तो गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के लिए यदि किसी महिला की गर्भावस्था पहली तिमाही के भीतर है तो गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के लिए इसका और ऊपर प्रश्न है, चिकित्सीय समाप्ति के लिए क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 एक डॉक्टर की राय आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी महिला की गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक और 20 सप्ताह तक है तो गर्भावस्था की चिकित्सीय समापन प्रक्रिया है, कौन सा समापन प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 MTP। यदि किसी महिला की गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक और 20 सप्ताह तक है तो गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन का प्रक्रिया MTP है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सीजोफ्रेनिया वाले रोग सीजोफ्रेनिया वाले लोग मनोज्ञात्मक लक्षण दिखाते हैं जो चरम रूप लेते हैं। सीजोफ्रेनिया वाले लोग मनोज्ञात्मक लक्षण दिखाते हैं जो चरम रूप लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 उसे सीजोफ्रेनिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक बार स्तनपान शुरू हो जाने के बाद 15 दिनों के बाद बच्चे को हर बार स्तनपान कराना चाहिए। एक बार स्तनपान शुरू हो जाने के बाद 15 दिनों के बाद बच्चे को हर बार कितने घंटे में स्तनपान कराना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 घंटे में स्तनपान कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस बात की जानकारी कि क्या किसी विशिष्ट महिला ने चिकित्सीय गर्भपात MTP कराया है अतीत में किसी अस्पताल में प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कोई भी जानकारी तक नहीं पहुंच सकता। अगला है, दालों में कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? दालों में कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खनिज लवण दालों में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, समस्याएं खतरनाक नहीं है बल्कि वे संवेदनशीलता और क्षमता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह कथन किसने कहा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यह कथन एरिकसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन K जो है यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेटिनॉल जो है यह हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मास्लो।
अगला प्रश्न है, इन तरीकों में से किसको युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इन तरीकों में से किसको युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ZIFT। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है हमारा, कार्यक्रम के तहत खर्च केंद्र और राज्यों द्वारा 80:20 के आधार पर साझा किए जाते हैं। कार्यक्रम के तहत खर्च केंद्र और राज्यों द्वारा 80:20 के आधार पर साझा किए जाते हैं, पहला कथन है। और दूसरा है, इसका उद्देश्य एड्स के नए संक्रमण को रोकना है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा दूसरा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 इसका सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सत्य कथन नहीं है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण 4 के मुख्य उद्देश्य में शामिल है। कौन से मुख्य उद्देश्य में शामिल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नए संक्रमण की दर को 50% कम करना। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण 4 के मुख्य उद्देश्य में शामिल है नए संक्रमण की दर को 50% कम करना, पीड़ित व्यक्ति को व्यापक देखभाल और उपचार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पोलियो का पूर्व उन्मूलन करना पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मानव के नर जनन तंत्र में शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शुक्राणुओं का परिपक्वन और उसकी गतिशीलता। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, शुक्राणुओं का परिपक्वन और उसकी गतिशीलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? निम्नलिखित में से किस अंग में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गर्भाशय। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो को समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी ANM छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।